नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में आप सबका स्वागत है। बच्चों से प्यार और बड़ों का लिहाज, ये ना सिर्फ हमारे देश की संस्कृति है बल्कि पूरी दुनिया में इसे सही माना जाता है। बच्चों और बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील होने की अपेक्षा की जाती है क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और बुजुर्ग बढ़ती उम्र के साथ मानसिक तौर पर संवेदनशील और शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, और ये सच भी है। लेकिन एक और सच्चाई आजकल इस वर्ग में नजर आती है जो सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि ये दोनों ही वर्ग, बच्चे और बुजुर्ग, हाल फिलहाल में कुछ बेहद संगीन और जघन्य अपराधों के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं। इसलिए जरूरी है इस कहावत पर गौर करने की और थोड़ा सतर्क होने की भी। गुड मॉर्निंग सुरेखा, उठो, 6 बज गया। अरे कितना सो गया, उठो ना। अच्छा सुनो, मैं जॉगिंग से होकर आता हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में चाय पीते हैं। ओके, उठ जाना। हाँ, दिखता नहीं क्या बातें कर रहे हो? उधर कचरा पड़ा, इधर उठाओ इसे। सुरेखा, 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 तुम उठी नहीं अभी तक? चलो तैयार होकर फटाफट बाहर आ जाओ। आज मुझे क्लिनिक जल्दी जाना है, समझी? तो मैं चाय के साथ साथ नाश्ता भी बना रहा हूं। अच्छा ये बताओ, तुम क्या खाना पसंद करोगी? पोहा चलेगा ना? सुरेखा, जल्दी से उठ जाओ, नाश्ता तैयार हो गया है। गरम है। खाओ। कैसा है? मैं देखता हूं। नॉट बैड है ना? तुम्हें तो ये सब पसंद है ना? दरअसल पसंद तो मुझे भी है, लेकिन इतने साल आर्मी में नौकरी करने के बाद ये तीखा तला चटपटा खाना बिल्कुल छूट ही गया मेरा। पता है सुरेख, आर्मी के शुरुआती दिनों में तो मुझे कई दिनों तक तुम नहीं, सपने में ये सेव, भेल, वड़ा पाव यही सब दिखाई पड़ता था। अब तुम इस बात पर नाराज मत हो जाना कि तुम मुझे सपने में क्यों नहीं आती थी, है ना? क्या बात है सुरेखा, मूड खराब है तुम्हारा? इतनी गुमसुम सी क्यों लग रही हो? ओह शिट, अरे मैं तो भूल ही गया, तुमको तो रात में बुखार था ना? मैं तुम्हें दवाई दूंगा, फिर क्लिनिक चला जाऊंगा।
ठीक है? लेकिन एक बात याद रखना, तुम घर से कहीं बाहर नहीं जाओगे। तुम्हें फीवर है, अपना ख्याल रखो, घर में ही आराम करना, ठीक है ना? मैं कितना केयरलेस हस्बैंड हूं। आई सर, तुम्हें फीवर है और मैं क्लिनिक जा रहा हूं, तुम्हें इस हाल में छोड़कर। वेरी बैड। हेलो, हाँ मनीषा, मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि आज मैं क्लिनिक नहीं आ पाऊंगा। हाँ, सब ठीक है। वो सुरेखा की तबीयत थोड़ी खराब है और तुम तो जानती हो मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। अच्छा सुनो, अब मेरे जितने भी पेशेंट्स हैं ना, तुम उन्हें डॉक्टर शेट्टी को रेफर कर देना। थैंक्स। स्मार्ट मूव, अच्छी चाल चली है तुमने आज। आज मुझे हराने का पूरा प्लान बना लिया है। वैसे मुझे हराना इतना आसान नहीं है मिसेस सूर्यकांत मराठे। पटाखे कौन दगा रहा है? आज तो कोई फेस्टिवल भी नहीं है ना? Bloody civilians, uncivilized lot. सुरेखा, मेरी तो समझ में नहीं आता है, ये लोग इस तरीके से अपनी शादी का ढिंढोरा पीटने के लिए पटाखे दगाते रहते हैं। न्यूज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। सुरेखा, हम लोगों की शादी कितनी आइडियल थी। ना कोई बैंड बाजा, ना कोई पटाखा, नथिंग, कोई शोर शराबा नहीं। कितनी शांति थी ना। इन गधों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। सर, आपने कंप्लेंट की थी? यस, वहीं रुकिए, पीछे जाइए। आप लोगों के जूते बहुत गंदे हैं, अंदर आने की जरूरत नहीं है, जो बात करनी वहीं से करिए। सर, आपने कंप्लेंट की थी, इसके लिए हम लोग आए थे। क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने कंप्लेंट की थी, यहाँ से एक बारात जा रही थी, उसमें पटाखे फोड़े जा रहे थे, बैंड बाजा बज रहा था। कितना बजे की बात है? 7। ठीक है, मग आम्ही काय करू शकत नाही, क्योंकि 10 बजे तक परमिशन होती है। अरे कैसी परमिशन है जो लोगों को परेशान करने के लिए दी जाती है? अरे कैसे बेवकूफ लोग हैं। शादी करनी है तो करो, किसने मना किया, किसने रोका है? लेकिन लोगों को डिस्टर्ब करना, परेशान करना, उन्हें नहीं सोने देना, पटाखे दिखाना, बैंड बाजे। मेरी बीवी बीमार है, वो सो नहीं सकती, परेशान हो जाती है, अब जागती रहेगी सारी रात। अजीब आदमी है। चलो। सुरेखा, रात की दवाइयां ले ली है ना? गुड। अब तुम आराम से सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जाता हूं, कुछ जरूरी काम निपटाना है। गुड नाइट। सूर्या, 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 देखो ना कशी दिसतीये मी। यानी ज्यादा ओवर तो नहीं ना लग रहा है? बॉम्ब लग रही हो, बॉम्ब। अगर ऐसे सज-धज कर जाओगी ना वहां, पता चला दूल्हा दुल्हन को देखने के बजाय कहीं तुम्ही को देखकर लट्टू हो गया तो। सूर्या, मजाक मत करो, ठीक तरह से बताओ। ऐका झगामगा नहीं ना लग रहा है? अरे नहीं लग रहा है भाई, मैं कह रहा हूं ना 1% ऊपर न 1% कम। एकदम लेफ्टिनेंट कर्नल सूर्यकांत मराठे की वाइफ नंबर 1। थैंक यू सो मच मराठी। लेकिन आप तैयार हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़की विदा होने के बाद हम वहां पहुंचे। अरे भाई ऐसा नहीं होगा, बस लास्ट के 3-4 पेज बचे, खत्म करके तैयार होने जाता हूँ। आप ना सचमुच विदा करके ही मानो। अरे बस छोड़ दो सूर्या। पौने 7 बज गए, ये अलार्म टाइम पे क्यों नहीं बजा?
हेलो। हाँ सनाया बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आप प्लीज मामा जी को फोन दीजिए ना। अभी देती हूँ। दिवाकर, सनाया का फोन है। हाँ बोलो शनाया। मामा जी, मैं बहुत दिनों से आई को फोन करने की कोशिश कर रही हूँ। कुछ दिन पहले तक तो वो फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन अभी उनका फोन बंद आ रहा है। अरे तो बेटा अपने पापा के नंबर पे कॉल करो। सूर्यकांत तुम्हारी बात तुम्हारी माँ से करवा देंगे। मामा जी, मैंने उनको भी बहुत फोन किया, लेकिन वो भी फोन नहीं उठा रहे हैं। आप प्लीज जाके देखिए ना एक बार। टेंशन मत लो, मैं जाकर देखता हूँ और सूर्यकांत से तुम्हारी बात भी करवा देता हूँ। बोलिए। ये घड़ी जरा चेक करो। क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो चल रही है सर। चल रही है, लेकिन अलार्म गलत टाइम पे बजता है। सर, ये घड़ी नहीं, एंटिक पीस है। जब तक चल रही है तब तक ठीक है। इसे ना घर पे मत रखिए, किसी म्यूजियम में रखिए। शट अप। तो इधर अरे जीजा जी, कैसे हो आप? मैं यहाँ काम के सिलसिले में आया था, सोचा आप लोगों से सूर्यकांत से मिलता चलूं। सिंगापुर से शनाया का फोन आया था। वो कह रही थी कि उसकी माँ से बात नहीं हो पा रही है, थोड़ी टेंशन में थी। क्या नाटक है माँ बेटी का। सूर्यकांत तो सिंगापुर में है, शनाया के पास। जीजा जी, शनाया ने सिंगापुर से फोन किया था। सूर्यकांत उसके पास नहीं है। अगर होती तो वो यहाँ फोन क्यों करती? अरे मुझे क्या मालूम क्यों फोन करती। सूर्यकांत जब वहां नहीं है तो यहाँ भी नहीं है। उसने मुझसे कहा कि वो सिंगापुर जाएगी, तो मैंने कहा ठीक है जाओ तुम सिंगापुर। और कोई इंक्वायरी करनी है? अरे जीजा जी, आप तो नाराज हो गए। चलो अंदर चल के बैठ के बात कर लेते हैं। अगर आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ हो, मनमुटा हो, तो मैं सुलझा देता हूँ। अरे अंदर चल के किससे बात करनी है? कहा ना वो नहीं तो किससे बात करेंगे? मुझे क्लिनिक जाने में देरी हो रही है, जल्दी निकलना है। अरे जीजा जी, बोला ना कि वो नहीं है, जाइए। आखिर क्या चल रहा था सूर्यकांत के दिमाग में? क्यों उसने दिवाकर से झूठ बोला कि सुरेखा सिंगापुर गई है, जबकि वो सुबह शाम उससे बात करता था, उसका ख्याल रखता था। और उसने दिवाकर को अपने घर में क्यों नहीं आने दिया? क्या वो कुछ छिपा रहा था, या फिर ये सिर्फ रिश्तों के बीच की आपसी दूरियों की वजह से था? मामा जी, अगर उनको यहाँ आना होता, कम से कम मुझे इन्फॉर्म तो करती। ऐसे ही उठ के सिंगापुर आ जाना क्या आसान है क्या? अगर मुझे नहीं इन्फॉर्म कर पाती तो ठीक है, लेकिन आपको तो बताती, आप तो वहीं थे ना। मामा जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आई और बाबा के बीच में जरूर कुछ हुआ है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि मामा जी, जब मैं लास्ट टाइम आई थी ना इंडिया में, तब आई ने मुझे बताया था कि आई और बाबा के बीच में बहुत अनबन चल रही है। इनफैक्ट मैं अभी भी जब उनसे फोन में बात करती थी, वो बेचारी रोती रहती थी। मामा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे एक अजीब सी घबराहट हो रही है। आप एक काम कीजिए, आप प्लीज जाके पुलिस को कंप्लेन कीजिए। आई एम श्योर कि पुलिस ही मेरी आई को ढूंढेगी। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? देखिए सर, बात यह है कि मेरी बहन सुरेखा मराठे अपने हस्बैंड के साथ इसी एरिया में रहती है, लेकिन उसके पति का कहना है कि वो तो सिंगापुर चली गई है अपनी बेटी के पास, जबकि मेरी भांजी शनाया का कहना है कि वो तो सिंगापुर आई ही नहीं है। अब तक तो सुरेखा फोन नहीं उठा रही थी, लेकिन अब तो उसका फोन भी ऑफ आ रहा है। इसलिए मैं शनाया के कहने पर सुरेखा से मिलने उसके घर चला गया, लेकिन जीजा जी ने मुझे घर में घुसने ही नहीं दिया। वैसे तो वो अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया। हमेशा वो अच्छे से पेश आते हैं, बात करते हैं, पता नहीं अचानक उन्हें क्या हो गया। नाम क्या है उनका? सूर्यकांत मराठे। सुरेखा, मैं क्लिनिक के लिए निकल रहा हूँ। तुम्हारा खाना बनाकर फ्रिज में रख दिया है, करवा के खा लेना। हाँ, और दवाई भी ले लेना। ओके? डॉक्टर सूर्यकांत मराठे? यस, कहिए। हमें आपका घर चेक करना है। इन्होंने कंप्लेंट की है कि इनकी बहन लापता है। What rubbish? Why are you doing this? मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हारी बहन सिंगापुर गई हुई है। ऑफिसर, he's an idiot. इंस्पेक्टर, ये हम दोनों का टाइम खोटी कर रहा है। देखिए डॉक्टर मराठे, हमें कंप्लेंट आई है, हमें चेक करना ही पड़ेगा। ओके।
वारंट दिखाइए। वारंट? डॉक्टर बस चेक करके निकल जाएंगे, तसल्ली करके। ऑफिसर, घर चेक करने के लिए वारंट की जरूरत पड़ती है, एंड दिस इज द प्रोसीजर। मैं क्लिनिक जा रहा हूं, तब तक आप वारंट लेकर आइए। सर, डॉक्टर सूर्यकांत मराठे ने हमें उसके घर पर घुसने ही नहीं दिया। सर्च वारंट मांग रहा था, प्रोसीजर बता रहा था। बड़ा ही शातिर दिमाग आदमी है सर। मैं दिवाकर जी को लेके कोर्ट जा रहा हूँ, वहां पर उनकी स्टेटमेंट पर सर्च वारंट मिल जाएगा। शाम तक उसके घर की तलाशी हो जाएगी। मैंने एक अपना आदमी उसके घर के बाहर तैनात कर दिया है। लो। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। ऑटो रिक्शा से आए आज? हाँ, वो गाड़ी का एसी खराब हो गया था, अच्छा। मैकेनिक को दिया। तुम्हारी बहन की शादी है ना? हाँ सर। कब? अगले महीने। आप आएंगे ना? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मदद की जरूरत हो तो बताना। ठीक है। क्या हुआ? रोना नहीं, रोना नहीं। मनीषा, पेशेंट्स भेजो। ओके सर। आपकी वाइफ कैसी है? पहले से अच्छी है। ओके, थैंक यू। या चुप चुप हो जा बच्चा, रोना नहीं। हो गया, हाँ घर जाएंगे। हाँ वैसे बीमार कौन है? जी जी, मैं डॉक्टर साहब। तो फिर इसे बाहर छोड़ कर आइए। अरे मैं अकेले आई हूँ, इसको किसके पास छोड़ के आऊँ? ये इस तरीके से रोता रहेगा तो मैं आपका चेकअप कैसे करूंगा? चुप चुप हो जा, नहीं रोना नहीं रोना, जाएंगे अभी बाहर जाने, घर जाएंगे। चुप। देखिए, आप बाहर जाइए, जब ये चुप हो जाए तब आइएगा, प्लीज। अरे डॉक्टर साहब, 2 घंटे से पहले यहाँ आके बैठी हूँ। घर जाके और 10 काम है, खाना बनाना है, बच्चे को डब्बा देना है। अब और इंतजार नहीं कर सकती हूँ मैं। तो फिर आप जाकर किसी दूसरे डॉक्टर को दिखाइए, प्लीज। कैसे बात कर रहे हो? किसी और डॉक्टर के पास कैसे जाएंगे? आप ऐसे मना नहीं कर सकते हो। क्या हुआ सूर्या? मैं आपको बताती, 2 घंटे से यहाँ पे बैठे, अब ये कह रहे हैं किसी और डॉक्टर के पास जाओ, बच्चों को चुप कराओ। अब ये नहीं चुप हो रहा है, मैं क्या करूँ? अच्छा, इतनी सी बात है ना मैडम, आप आइए, मैं चेकअप करता हूँ। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। एक तो लेट आते हो और ऊपर से ऐसे बोलते हो मरीजों के साथ। मैं आपकी कंप्लेंट करूंगी। अरे मैडम प्लीज आइए ना। अच्छा। आइए प्लीज आइए। आइए, मैं चेक करता हूँ। डॉक्टर मराठे, आपको वारंट चाहिए था ना? ये रहा वारंट। अब आगे की प्रोसीजर तो आपको पता ही होगी। आइए। देख लीजिए। शिंदे सर, तरीका में सर पूरा घर छान मारो, देखो सुरेखा जी कहीं मिलती है क्या? सर। ओके सर। क्या अजीब आदमी है, इतने ठंड के मौसम में भी एसी का टेम्परेचर इतना कम करके रखा है, घर को शिमला बना के रखा है। सर, जल्दी इधर आइए। क्या हो शिंदे? देखिए सर। एक काम करो, राणे साहब को फोन करो। ओके सर। क्या हुआ सर? क्या हुआ? कुछ नहीं, आइए आइए। हुआ क्या है सर? आपकी बहन का कटा हुआ सर अंदर फ्रिज में रखा हुआ है। संभालिए संभालिए अपने आप। आप आइए, बाहर आइए। सर, इनकी बीवी सुरेखा का कटा हुआ सर अंदर फ्रीजर में रखा हुआ है। आइए।
ये देखिए। सर, कटे हुए सर की हालत देखकर लग रहा है कि बॉडी को 7-8 दिन पहले काटा होगा। बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो रही है, बाल भी झड़ रहे हैं। इसका धड़ कहाँ है? सर पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। घर के आसपास और गैरेज में देखा? नहीं सर। चल। तावड़े, यहाँ देखो जरा। सर ये देखिए आ रही। सर किसी पर भी खून का निशान नहीं है, लगता है साफ करके रखा है। तावड़े, ये सब फॉरेंसिक में भेजो। ये आदमी करता क्या है? सर वैसे तो रिटायर्ड मिलिट्री डॉक्टर है, लेकिन फिलहाल एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है। गाड़ी में बिठा उसे पुलिस स्टेशन लेके चलो। पुलिस को सुरेखा का कटा हुआ सर फ्रिज में मिला, तो क्या सूर्यकांत सुरेखा के कटे हुए सर से बात करता था? और क्या सुरेखा की हत्या भी सूर्यकांत ने की थी? देखकर तो ऐसा ही लग रहा था, क्योंकि सूर्यकांत ने सुरेखा की मौत के बारे में ना तो घर वालों को बताया था और ना ही पुलिस को। सेब तौल दिया है ना? अच्छा, 1 दर्जन संतरा पैक करो। सूर्या, हाँ हाँ, अरे जल्दी पैक कर दो भाई, जल्दी कर दो, होम मिनिस्टर का ऑर्डर आया है। क्या हुआ? सब्जी ले लूं? अरे जो भी तुम्हें पसंद आए ले लो। नहीं नहीं, आपकी पसंद। तुम अपने पसंद से ले लो। नहीं, आप बोलो ना, आपकी पसंद चाहिए मुझे। तुम अपने पसंद की ले लो। हाँ, भिंडी ले लो, पुलाव ले लो, बहुत बढ़िया आएगा। खुद बनाओ, खुद मजे से खाओ, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बेस्ट रहेगा। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, तुम्हारे तड़के की खुशबू तो बाहर तक आ रही है। क्या पक रहा है आज? खुद ही देख लो। हाँ, अरे भिंडी मेरी फेवरेट सब्जी है भाई। क्या बात है, वेरी नाइस वेरी नाइस। मिर्ची कितनी डालूं? जितनी भी डालोगी, लेकिन तुमसे यार तीखी नहीं हो सकती। सच बताऊं, सच बोलता हूं, दुनिया में मेरे लिए 2 ही चीजें सबसे ज्यादा तीखी हैं। एक ये मिर्ची और एक मेरी खूबसूरत बीवी। सूर्या, आप कुछ भी बोलते हो, थोड़ा उम्र का तो ख्याल करो ना। अरे भाई, आर्मी वाला हूँ, उम्र हमको बूढ़ा नहीं कर सकती, नेवर। वो तो दिख ही रहा है, आजकल आप ज्यादा ही जवान होते जा रहे हो। जवान होते नहीं जा रहा हूँ, जवान हूँ। मैं कभी बूढ़ा नहीं हो सकता, यू अंडरस्टैंड? आई लव यू। 64 साल के आदमी पर अपनी 60 साल की पत्नी को मारने का इल्जाम लगा। आखिर 38 साल की कामयाब शादी के बाद क्या वाकई कोई आदमी ऐसा कर सकता है? और अगर हाँ, तो किन हालात में? डॉक्टर मराठे, ऐसी क्या प्रॉब्लम थी आप दोनों के बीच? क्या आपने अपनी बीवी का खून कर दिया? सर हमें मिल चुका है, बाकी की बॉडी कहाँ है? डॉक्टर मराठे, सर हमें मिल चुका है, औजार भी मिले। इतना साफ है कि खून आपने किया है, इसलिए चुप बैठने से कोई फायदा नहीं है। अगर कबूल कर लेंगे तो सजा कम हो सकती है। डॉक्टर मराठे, ये सारा ड्रामा बंद कीजिए और जो सवाल पूछे गए उनके जवाब दीजिए। क्यों मारा आपने आपकी बीवी को? मैंने नहीं मारा उसे, मैं कैसे मार सकता हूं? मैं उसे बहुत प्यार करता था, बहुत प्यार। सर मुझे लगता है या तो ये दिमागी रूप से बीमार है या तो ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है।
और दोनों ही हालत में इसका टूटना मुश्किल है। मुझे नहीं लगता ये कुछ बताएगा। इसके लिए हमें वो बाकी की बॉडी बरामद करनी होगी। सर, सूर्यकांत बुरा आदमी नहीं है। वो मेरी बहन सुरेखा से बहुत प्यार करता था। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे कर सकता है। क्या आप इनकी बेटी को सिंगापुर से यहाँ मुंबई बुला सकते हैं? हमें उनका बयान लेना होगा। जी, मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, वो आ जाएगी। अच्छा, ये सूर्यकांत रिटायरमेंट के बाद कुछ काम करते थे या घर पर ही रहते थे? सर, आर्मी से रिटायरमेंट के बाद वो कुछ दिनों तक घर पे ही थे, लेकिन बाद में फिर अपने एक दोस्त के क्लिनिक में प्रैक्टिस करने लगे थे। जी सर, रिटायरमेंट के बाद मैंने ही उन्हें फोर्स किया था कि कोई हॉस्पिटल ज्वाइन कर ले। बड़े अच्छे डॉक्टर हैं। मैं यकीन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि सूर्यकांत ऐसे सब कुछ कर सकता है। बहुत प्यार करता था वो सुरेखा से। मैं मिलिट्री के दिनों से जानता हूँ सर उसे। बड़ा शांत और नॉर्मल सा इंसान है। सूर्या, जीप दाखवा ना। क्यों? दिखाओ तो सही। अरे क्या पूर्ण दाखवा। अरे क्या तुम भी? क्या हुआ? ऐसे लग रहा है कि आपने एक साथ 4-4 फ्लेवर के फालूदा खाए हैं। हेलो, खाना खा लो। आज से आपको यही खाना मिलेगा। सुनो, क्या है? मुझे अपनी बीवी से मिलना है। मैं उसके बिना नहीं रह सकता। तुम मुझे उसके पास ले चलो। सुनो, मुझे उसके पास ले चलो ना, मेरी बात मानो। अरे बीवी का तूने खून कर दिया, अब बीवी से कैसे मिलेगा? बैठो उधर। सुनो सुनो, ये दरवाजा खोल। आखिर किस मानसिकता के व्यक्ति थे सूर्यकांत? ऐसा लगता तो था कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करते थे, या फिर ये भी उनका कोई नाटक था अपने जुर्म पर पर्दा डालने के लिए। सर, आजकल की जवान क्या रोमांस करेंगे? जैसे ये लोग थे, बहुत अच्छा रिलेशन था उन दोनों का आपस में। सुरेखा हमेशा मेरे साथ मंदिर आया करती थी, लेकिन उसने सूर्या भाऊ की कभी बुराई नहीं की, बल्कि उनकी तारीफ ही करती थी। सर, सूर्या भाऊ आर्मी वाले हैं। सुबह जॉगिंग, फिर मार्केट और शाम को सीधे घर पे। एकदम पंचुअल और परफेक्ट लाइफ जीने वाला इंसान। हाँ, थोड़ा गुस्से वाला है, पर सोसाइटी में डिसिप्लिन के लिए एक आध ऐसा आदमी भी तो चाहिए। हे, हे! गाड़ी कैसे पार्क की है? सोसाइटी में रहना है तो डिसिप्लिन में रहना होगा। गाड़ी ठीक से पार्क करो, वरना अभी पुलिस को कॉल करता हूं। अपने काम से काम रखो। आपको मालूम नहीं मैं कौन हूँ? मैं एक आर्मी मैन हूं और अच्छी तरीके से जानता हूं टेढ़ी चीजों को सीधा करना, समझे? सर, सूर्यकांतला मी चांगला ओळखतो। छोटी छोटी बात पे कंप्लेंट करता है। अजीब आदमी है ये, सबके साथ उसको प्रॉब्लम है। सर, किसी ने गलत पार्किंग की तो ये कंप्लेंट कर देता है, किसी ने कचरा फेंका तो ये शोर मचा देता है। इतना ही नहीं सर, कोई फेरी वाला अगर घूमे तो ये उसको कहता है कि तेरे पास परमिशन है क्या? न जाने क्या क्या बात करते हैं सर। वो तो समझ सकते हैं, मगर बच्चे अगर गली में खेले तो भी उसको तकलीफ है। बच्चे अपने छत पे जाके खेले तो भी प्रॉब्लम है। बोलता है मुझे तकलीफ होता है, मुझे डिस्टर्ब होता है। सर, उसके डर से बच्चों ने खेलना भी बंद कर दिया। रेखा में सर, सूर्यकांत के घर पे छत पे चेक किया था? हाँ सर, छत पे कॉर्नर पे कुछ बॉक्स पड़े थे, लेकिन वो बॉक्स खाली थे सर। ये सारे बॉक्सेस हटाओ। ताला तोड़ो। सर, बॉडी के 299 टुकड़े और कटे हुए सर को पकड़कर 300। मुझे लगता है कि बॉडी को
यहाँ बेडरूम में प्रिजर्व करके रखा था और बेडरूम का एसी का टेम्परेचर 16 पे सेट किया था। अगर बॉडी टेरेस पे प्रिजर्व की जाती तो अब तक तो डिकम्पोज हो चुकी होती। मतलब बॉडी को हाल फिलहाल में टेरेस पे शिफ्ट किया गया था। लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं कि तुम एक बेहद अच्छे इंसान हो, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम एक बहुत ही शातिर क्रिमिनल हो जिसने अपनी ही बीवी का बेरहमी से खून किया और 300 टुकड़े कर दिए। क्यों मारा उसे? आपके शूज ठीक तरीके से पॉलिश नहीं है और वर्दी भी ठीक तरीके से प्रेस नहीं है। एक ऑफिसर को हमेशा प्रॉपर्ली ड्रेस्ड रहना चाहिए। इस पूरी सोसाइटी में आप एक एग्जाम्पल सेटअप करते हैं। डू यू नो दैट? हाँ, लेकिन तुम्हारे जैसे एग्जाम्पल सेट करने वाले लोग हमें फुर्सत कहाँ देते हैं। अब ये ड्रामा बंद करो और सीधे सीधे बताओ, क्यों मारा अपनी बीवी को? मैंने नहीं मारा उसे, सच कह रहा हूं मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता था कि वो मेरे करीब रहे, क्योंकि मैं उसके बिना जी नहीं सकता ना। क्या मतलब क्या है? उसकी बॉडी के टुकड़े करके और अपने पास रखे क्योंकि तुम उसके बिना जी नहीं सकते। चलो मान लेते हैं तुमने उसे नहीं मारा, लेकिन मौत तो उसकी हुई है। कैसे मरी वो? सुसाइड। सूर्या, ये मेरा घर है, घर। आपका आर्मी का कैंप नहीं है। आप रिटायरमेंट के बाद भी आर्मी के बाहर नहीं आ सकते। उल्टा ये सब मुझे पे थोप दिया है। गिनती की 4 सब्जियां 10-10 बार वही पकाओ वही खाओ। मैं एक आम इंसान हूँ, आम इंसान। बस करो, धीरे बोलो, मुझे ऊंची आवाज से तकलीफ होती है। आपको ऊंची आवाज पसंद नहीं है तो क्या सारी दुनिया गूंगी बन जाए? क्यों गूंगी बन जाएगी वो? क्यों? मैंने बहुत कोशिश की ये सब संभालने की, निभाने की, लेकिन अब नहीं सूर्या, मैं जा रही हूँ। सुरेखा मेरी बात तो सुनो। आप यहाँ रह जाओ और संभालो आपकी डिसिप्लिन वाली जिंदगी। मैं जा रही हूँ। सुरेखा मेरी बात सुनो प्लीज, तुम जाओ मत। सूर्या मुझे जाने दो। सूर्या मुझे मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सुरेखा। सूर्या मुझे जाने दो। सारी की सारी अलमारी खराब कर दी, फिर से लगानी पड़ेगी। दो मुझे, दो। सूर्या मुझे जाने दो। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सुरेखा! अगर उसने सुसाइड किया था तो तुमने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? मैं नहीं चाहता था कि किसी को पता चले कि सुरेखा ने आत्महत्या की है। अगर आपको इन्फॉर्म करता तो आप तो उसे मुझसे छीन ही लेते, है ना? बेवकूफ समझ रखा है हमने। तुमने उसकी बॉडी के टुकड़े इसलिए किए क्योंकि तुम उन टुकड़ों को डिस्पोज करने वाले थे। नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला था। फिर क्यों किया उसके टुकड़े? बोलो। प्लीज डोंट शाउट, मुझे प्रॉब्लम होती है। बॉडी के टुकड़े करने वाली बात तो इसने कबूल कर ली, लेकिन मर्डर के बारे में अब तक कुछ बताने को तैयार नहीं है। सर, सुरेखा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत कुछ कह रही है। सुरेखा की मौत 18 तारीख को दोपहर को 3 से 6 बजे के बीच में हुई है और सर पे यहाँ बीच में चोट लगने की वजह से सुरेखा की मौत हुई है। इसका मतलब कि सूर्यकांत ने सुरेखा का सर दीवार से पटका और उसकी मौत हो गई, या फिर यह भी हो सकता है कि सुरेखा ने खुद अपना सर पटक लिया और बाद में सूर्यकांत ने उसकी बॉडी के टुकड़े कर दिया। सर, मुझे लगता है कि इसी ने सुरेखा का कत्ल किया होगा और बाद में इसी ने उसके टुकड़े भी कर दिए ताकि बॉडी को आसानी से ठिकाने लगा सके। हाँ, लेकिन वो टुकड़े करने की बात कबूल कर रहा है ना, मर्डर की बात कबूल नहीं कर रहा। सर, आप मुझे उसके साथ 10 मिनट दे दीजिए। 2 डंडे पड़ेंगे ना, सब कुछ उगल देगा। वो भी बता देगा जो उससे नहीं पूछा है। नहीं दावड़े, वो बाद में कोर्ट में मुकर जाएगा। एक्स आर्मी ऑफिसर है, उसकी पैरवी करने के लिए वकील भी बड़ा आएगा। उसके खिलाफ ठोस सबूत इकट्ठा करने होंगे, तब तक उसे कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। हेलो, ओके, सावंत का फोन था। सूर्यकांत की बेटी सिंगापुर से वापस आ गई। तावड़े, ये सूर्यकांत और सुरेखा घर में अकेले रहते थे ना? जरा पता करो इनके घर पे कोई बाई वाई काम करती थी क्या? हाँ, उन्होंने बाई लगाई थी। जो बाई मेरे घर पे भी काम करती है, शांता नाम है उसका। हाँ साहब, लेकिन कुछ दिनों से मैं छुट्टी पे हूँ। कितने दिनों से काम पर नहीं गई? लगभग 8 दिनों से। मैं आई थी तभी साहब मुझे बोले। साहब, मैं कब से घंटी बजा रही हूँ, लेकिन मेम साहब की दरवाजा ही नहीं खोल रही।
दरवाजा नहीं खोल रही क्योंकि वो सिंगापुर गई हुई है। सुरेखा के आने तक तुम्हारी छुट्टी है। हाँ, वो जब आएगी तो तुम्हें बुला लेंगे। लेकिन साहब आप घर पे हो ना, तो झाड़ू कटका बर्तन बांडी वो तो करनी पड़ेगी वो ना? सब मैं खुद कर लेता हूँ। तुम्हारी पगार अभी की कितनी है? साहब 500 में 50 रुपए कम। क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि उस थैली में करवत ही थी? साहब मेरा मर्द कारपेंटिंग का काम करता है, तो मैं एक करवत नहीं पहचानेगी क्या? मतलब सुरेखा की मौत के बाद या सूर्यकांत के हिसाब से उसके सुसाइड के बाद उसने बॉडी काटने के लिए औजार खरीदे, और अगर बॉडी के टुकड़े घर में मिले हैं तो जाहिर है बॉडी कटी भी घर में ही होगी। सर तब तो घर से काफी मात्रा में बदबू भी आती होगी, और उसे मिटाने के लिए इसने फिनाइल या ऐसी किसी चीज का काफी मात्रा में यूज भी किया होगा। तावड़े अगर ऐसा है तो जरा पता करो ये औजार और फिनाइल सूर्यकांत ने कब और कहां से खरीदा। ओके सर। विश्वास करना मुश्किल था कि जो आदमी अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था वो खुद उसके शरीर के 300 टुकड़े कैसे कर सकता था। क्या ये आदमी आपकी दुकान में कुछ सामान लेने के लिए आया था? अरे सेठ, ये तो वही आदमी है जो उस दिन मगजमारी कर रहा था। इससे बड़ी आरी आती है क्या? मुझे पता है आती है। अरे साहब ये सबसे बड़ा साइज है। जब तुम्हारे पास नहीं है तो कहते क्यों नहीं हो कि नहीं है? झूठ क्यों बोलते हो? जिस दिन ये आदमी आया था मुझे उस दिन के आपकी दुकान के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। मिल जाएंगे सर, सूर्यकांत ने जिस दुकान से वो औजार खरीदे थे हमें वहां के सीसीटीवी फुटेज मिल गए। हमारी एक टीम वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। और सर सूर्यकांत ने 20 तारीख को एक किराने दुकान से 6 बोतल फिनाइल की भी ली थी। हाँ साहब, गरम मसाला, हींग, 6 फिनाइल की बोतल और 6 फिनाइल की बोतल ये कब खरीदी थी? साहब 20 फरवरी को। इसका मतलब उसने 18 को खून किया, 19 को बॉडी के टुकड़े किए और फिर 20 तारीख को फिनाइल से घर साफ किया। यस सर। सर सूर्यकांत आर्मी का रिटायर्ड डॉक्टर है, लेकिन फिर भी एक बॉडी के 300 टुकड़े करने में उसे कम से कम 1 दिन तो लगा ही होगा। हेलो, ठीक है। सूर्यकांत की बेटी मुंबई लैंड हो चुकी है, 1 घंटे में पुलिस स्टेशन पहुंच जाएगी। अरे सुरेखा, ठंड लग रही है ना? मुझे भी। मेरे पास आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। 1 मिनट। बैठो मेरे करीब, पास आ जाओ, पास। अब ठंड नहीं लगेगी, है ना? नहीं बाबा, ऐसा नहीं कर सकते। आई और बाबा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सबने देखा है कि वो एक दूसरे की बहुत फिक्र करते थे। उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने टुकड़े किए हैं। वैसे आपने इन्हें बताया था कि उन दोनों के बीच में कुछ अनबन थी। झगड़ों की क्या वजह थी? बाबा का आर्मी में होना, क्योंकि वो रिटायर तो हो चुके थे, लेकिन घर को आर्मी कैंप बना के रखा था। और 1 साल पहले जब मैं सिंगापुर से आई थी तब आई ने मुझे बताया था कि वो नहीं शनाया, तुम्हारे बाबा कभी नहीं सुधरेंगे। त्यांचे चढ़त अमल नहीं सहन होते। एक सब्जी 10-10 बार बनाने को कहते हैं। जब तक उनके टेस्ट जैसी नहीं बनती तब तक बनाओ बनाओ। एक दिन तो मैंने एक सब्जी 11 बार बनाई। घर की सब्जी खत्म हो गई तो मार्केट से ले आए, बनाओ, फिर से बनाओ। किचन में खड़े रह के मेरे पाँव टूट गए, हाथ दुखने लगे, फिर भी वो नहीं माने। नहीं शनाया, आई घर पर अलग बर्ताव करते हैं, लोगों के सामने अलग बर्ताव करते हैं। लोग बोलते हैं, वाह तुला क्या छान नवरा मिळालाय। उन्हें क्या मालूम है मैं क्या भुगत रही हूं। शनाया, मैंने 1000 बार उनको कहा है तुमसे पैसे ना मांगे, फिर भी वो तुम्हें कॉल करते हैं, पैसे मांगते हैं। छी, मुझे अब घिन आती है उनसे। तुम्हारे बाबा तुमसे पैसे क्यों लेते थे? हमने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, अपनी जिम्मेदारी निभाई। अब तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ। बाबा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप और आई मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन आपको अच्छी खासी पेंशन आती है। आपको पैसों की क्या जरूरत है? अपने खर्चे के लिए कि अपने पति के आगे हाथ फैलाऊं? मैं ये सब कुछ नहीं जानता। तुम्हें पैसे भेजने तो बस भेजने, that's all। और उनकी ये सब हरकतें देखकर
मैं मामा के घर चली गई थी और वहीं से मैं सिंगापुर के लिए निकल गई। मैंने कितनी कोशिश की आई को समझाने की कि बाबा को छोड़ दे, लेकिन आई ने मेरी ये बात नहीं मानी और आई की इसी जिद की वजह से आई की जान चली गई। तावड़े, ये सूर्यकांत सनकी और सरफरा टाइप का आदमी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से जिस इंटेंसिटी से सुरेखा के सर पे चोट लगी थी, कोई इंसान खुद को ऐसी चोट नहीं मार सकता। और सूर्यकांत के मुताबिक सुरेखा खुद अपना सर दीवार पे पटक रही थी, जबकि सुरेखा के सर पे चोट का निशान सिर्फ एक है। सर तो फिर यही पॉसिबल है कि सुरेखा ने खुद सुरेखा का सर दीवार पे पटका हो या तो किसी भारी चीज से उसके सर पर वार किया हो। लेकिन तावड़े, हमें दीवार पे कोई भी खून के ट्रेसेस नहीं मिले। और अगर ऐसा है तो वो चीज जिससे सूर्यकांत ने सुरेखा के सर पे मारा उसके घर में कहीं होनी चाहिए। रिका में सर सोफे खाली कर दे काढो। शिंदे सर, मैग्नीफाइंग ग्लास दें। तावड़े, इस टॉर्च को फॉरेंसिक में भेजो और उनको बोलो हाई प्रायोरिटी पे रिपोर्ट दें। इसे पहचानते हो? ये वही टॉर्च है जो तुमने सुरेखा के सर पे दे मारा था और उसकी मौत हो। इस पे सुरेखा का खून और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं। शिंदे, ती सगळी हत्यारं घेऊन या। और ये रहे वो सारे औजार जिससे तुमने सुरेखा की बॉडी को टुकड़ों में काटा। उस हार्डवेयर शॉप का सीसीटीवी फुटेज भी है जहां से तुमने ये सब खरीदा था। तो अब ऐसा करते हैं, जो कहानी तुमने हमें गोल घुमा के सुनाई वो हम तुम्हें सीधी सुना देते हैं। उस दिन दोपहर को तुम्हारा अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ। मुझे जाने दो। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूँ, मेरी बात को समझो। मुझे छोड़ो। फिर तुम घर से बाहर निकले, बाजार से ये सारे औजार खरीद के वापस आए और उसकी बॉडी को टुकड़ों में काटा। और जब पुलिस घर पर आई तो तुमने सर्च वारंट का नाटक किया। पुलिस के जाने के बाद तुमने उन टुकड़ों को घर से निकालकर छत पर रखा और उस बक्से को खाली बॉक्सेस से ढक दिया। क्यों? सही कहा ना मैंने? ऐसे ही हुआ था ना? बोलो। मैंने उसके टुकड़े किए थे, लेकिन उसे मारा नहीं। डॉक्टर मराठे, अब ये कहानियां सुनाना बंद कर दो। तुमने उसके इतने टुकड़े इसलिए किए ताकि तुम उन्हें अलग अलग जगह फेंक सको और कभी पकड़े ना जाओ। नहीं ऑफिसर, मैंने उसे नहीं मारा। मैं कैसे मारूंगा उसे? मैं तो उसे इतना प्यार करता था। इतना प्यार करते थे कि 300 टुकड़े कर दिए। मैं उन टुकड़ों को लेकर शिरडी जाना चाहता था, वहां पर उसकी समाधि बनाने के लिए। मैंने तो इस काम के लिए अपनी क्लिनिक से छुट्टी भी ले रखी थी और अपनी कार मैकेनिक को दी थी नया एसी लगाने के लिए, लेकिन ये काम तो अधूरा ही रह गया। ये केस एक ऐसी अनबुझ पहेली बना जिसका जवाब मानो पता था, पर फिर भी पहेली सुलझ नहीं रही थी, क्योंकि सूर्यकांत ने अपनी पत्नी की लाश के 300 टुकड़े किए, ये तो कबूला, लेकिन उसने अपनी पत्नी की हत्या की है इस बात से वो लगातार इनकार करता रहा। सबूतों के अभाव में पुलिस हत्या साबित नहीं कर पाई और सूर्यकांत मराठे को घटनास्थल पर छेड़छाड़, सबूत मिटाने और पुलिस के काम में बाधा डालने के जुर्म में आईपीसी की धारा 204 के तहत सजा सुनाई गई और पुलिस आज भी सुरेखा मराठे मर्डर केस की लड़ाई लड़ रही है। आखिर सूर्यकांत की इस हालत की वजह क्या थी? एक आर्मी ऑफिसर के तौर पर उनकी डिसिप्लिन जिंदगी, या फिर कोई मानसिक बीमारी, या उनके अतीत का कोई ऐसा हिस्सा था जिसने उन्हें वहशी बना दिया था? बंधन इंसान के हित में है, लेकिन वो भी एक हद तक, वरना बांध कर रखने की मानसिकता भारी पड़ती है, क्योंकि आजादी चाहने वाला जब जोर लगाता है तो उसे रोकना मुश्किल होता है। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल के बाल सुरक्षा सप्ताह में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि दस्तूर है, आप सब ने भी बच्चों को आज बाल दिवस की शुभकामनाएं दी होंगी, पर सवाल यह है कि क्या आजकल के माहौल में हमारे बच्चों के साथ सब कुछ शुभ हो रहा है? हमारे आसपास का वातावरण आपराधिक प्रदूषण से तो लिप्त है ही,
लेकिन आजकल दिल्ली और एनसीआर की हवा में भी इतना प्रदूषण है कि हफ्ते भर के लिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ये सावधानी शायद संपन्न परिवार के बच्चों के लिए सही साबित हो सकती है, लेकिन गली चौराहों और सड़कों पर जीने वाले बच्चों का क्या? आखिर हमने अपने बच्चों को दिया क्या है? कोई एक शहर नहीं, आज हिंदुस्तान के हर शहर में बच्चों की सुरक्षा एक प्रश्न चिन्ह है। ऐसे कई उदाहरण मौजूद हैं जहां बच्चे अपने करीबियों का ही शिकार बन गए, जहां उनकी सांसें सुरक्षित हैं, पर क्या वहां उनकी परवरिश स्वस्थ है? क्या हम बच्चे इसलिए पैदा करते हैं ताकि अपना वंश आगे बढ़ा सकें, या फिर हमारी कोई दूरगामी फ्यूचरिस्टिक सोच भी है? हम अपने बच्चों से तो बहुत उम्मीदें रखते हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए हमेशा सही करते हैं? बच्चे अपना भला बुरा नहीं समझते हैं, लेकिन अगर हम बुरे हैं तो हम बच्चों को भलाई की सीख कैसे दे सकते हैं? क्या हमें यह महसूस नहीं होता है कि बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए बदलाव हम में होना जरूरी है, और इस बदलाव में हमारे बच्चों और दूसरों के बच्चों के बीच का मतभेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर बच्चा इस देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, और जिन बच्चों का कोई अपना नहीं होता है उनकी दशा हमारे देश में सबसे ज्यादा खराब है। हेलो, सर मैंने ही आपको फोन किया था। हटिए हटिए, पीछे हटिए प्लीज। हमने दया करके उनको रहने की जगह दे दी थी। सब ये देखिए, ये लड़का अनजान और ये बच्ची, इसका नाम मुन्नी है। बेटा ये आपके चेहरे पे और कपड़े पे खून कैसे लगा? और ये अनजान कहाँ है? घबराओ नहीं बेटा। लक्ष्मी, इसे लेके जाओ, इसके कपड़े वपड़े बदल के इसको कुछ खिलाओ पिलाओ। राजीव, ढाबे के आसपास अच्छी तरह से पूछताछ करो, शायद हमें उस आदमी के बारे में कुछ पता चले जिसकी कल रात हमें लाश मिली थी। उस ढाबे के मालिक को भी थाने बुलाओ, हो सकता है इस बच्ची से सच पता लगाने में उससे कोई मदद मिले। ओके सर। मुन्नी, मुन्नी, कहाँ थी तू? मुन्नी, मुन्नी बोल ना, कहाँ थी तू? कहाँ थी मुन्नी? आजा, आ बैठ, आ मुन्नी, आ बैठ, आजा बैठ। मुन्नी, कहाँ चली गई बेटा? हैं? और अनजान कहाँ है? अनजान कहाँ है बेटा? मुन्नी बोल ना, बता, अनजान कहाँ है? हाँ, ये क्या कहना चाह रही है? सब ये बच्चे ठीक से बोल नहीं पाते, पर हम कोशिश करते हैं सब। हाँ मुन्नी, कल रात को क्या हुआ था बेटा? बोल। हाँ हाँ, चाचा, इंस्पेक्टर चाचा। ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? किसके बारे में बात कर रही है? सब बच्ची बोल रही है कि अनजान को इंस्पेक्टर चाचा अपने साथ लेकर गया है। लेकिन ये इंस्पेक्टर चाचा है कौन, और वो कौन था जिसका मर्डर हुआ? बेटा कौन इंस्पेक्टर चाचा? बताओ, बताओ साहब को, अनजान को कौन लेकर गया? बोलो, बोलो कौन? प्रताप, लक्ष्मी, आओ बेटा। प्रताप, तुम इस बच्चे से तो पूछ रहे हो, क्या तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते? इतने समय से ये बच्चे तुम्हारे साथ रह रहे थे, कुछ तो पता होगा इनके आगे पीछे कौन है। और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? देखिए साहब, इन बच्चों के बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। ये अनजान और मुन्नी का आपस में रिश्ता क्या है? साहब, अनजान मुन्नी का बिल्कुल अपनी बहन की तरह ख्याल रखता था।
और कब से रह रहे थे ये वहाँ? करीब 1.5 साल हो गए साहब। पहले अनजान अकेले रहता था, फिर साल भर पहले वो मुन्नी को भी ले आया। इससे ज़्यादा इन बच्चों के बारे में कुछ नहीं जानते साहब। हमने तो तरस खा के इनको अपने ढाबे के पास रहने के लिए जगह दे दी थी। तो सुनो, इस आदमी को पहचानते हो? सर इसको तो मैंने कभी नहीं देखा। और ये 2 बच्चे? साहब ये दोनों बच्चे तो प्रताप के इस ढाबे पे काम करते हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि उन बच्चों से अपने ढाबे पे खुद काम करवाया करता था। साहब हम डर गए थे साहब, हम डर गए थे। अगर हम सच बोलते तो आप हम पर बाल मजदूरी का चार्ज लगाते थे साहब। चल तो अब सच बता दे, ये इंस्पेक्टर चाचा कौन है? अनजान कहाँ पर है? और जिस आदमी का मर्डर तेरे ढाबे पे हुआ, तूने किया है ना वो मर्डर? नहीं साहब, नहीं साहब, हमने किसी का मर्डर नहीं किया साहब। हम सच बोल रहे हैं साहब। इंस्पेक्टर चाचा कौन है मुझे नहीं पता साहब, और हमको तो ये भी नहीं पता कि जिसका मर्डर हुआ वो कौन है साहब। अगर तूने एक भी बात झूठ बोली ना तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। नहीं साहब, हम बिल्कुल सच बोल रहे हैं साहब। हमने किसी को नहीं मारा साहब। अरे साहब 1.5 साल पहले अनजान हमारे ढाबे पर आकर भीख मांगा करता था साहब। साहब कुछ दो ना साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया साहब। आपका भला होगा साहब, आपका भला हो साहब। खाने के लिए कुछ दे दो ना साहब, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने के लिए दे दो ना साहब। ये लड़के इधर आ। हाँ साहब। काम करेगा ढाबे पे, बदले में खाने को दूंगा। हाँ करूँगा ना साहब। मुन्नी को तो खुद उसकी माँ मेरे ढाबे पर छोड़ के गई थी साहब। मुन्नी की माँ? हाँ साहब। साहब मुझे ढाबे पर नौकर की जरूरत थी और उसको पैसों की। साहब मैं मुन्नी के पगार के हर महीने 1000 रुपए भिजवाता हूँ उसको। फिर कोई कहानी तो नहीं बना रहा ना? नहीं साहब, मैं कोई कहानी नहीं बना रहा हूँ साहब। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। मेरे मोबाइल में उसका नंबर भी है साहब। शीला गुप्ता नाम है उसका। सब भूतेश्वर में रहती है, आप फोन करके पूछ लीजिए साहब। साहब वो खुद मुन्नी को मेरे ढाबे पर काम पर रख के गई थी साहब। मुन्नी चलो बेटा नहाने चलो। अरे चलो नहाना है, चलो। हाँ? प्रताप ने कहा था कि अनजान अनाथ है, लेकिन क्या मुन्नी को बाल मजदूरी के लिए झोंकने वाली वाकई में मुन्नी की मां थी? शीला गुप्ता? जी सर, मैं ही शीला हूँ। ले चलो इसे। पर सर बात क्या है? हाँ साहब, मैंने ही मुन्नी को प्रताप के पास काम पे लगवाया था। पर साहब मुन्नी मेरी बेटी नहीं है। तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर उसे लेके कहाँ से आई थी तुम, जो उसे बाल मजदूरी में झोंक दिया? साहब करीब 1 साल पहले मैं अपने मायके गई थी। वहीं रोड पे वो मुझे मिली थी। कोई आदमी उसको जानबूझकर वहाँ छोड़ गया था। मैं आ रहा हूँ ना, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आपके लिए चॉकलेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? रुक! मैंने मुन्नी से बात करने की भी कोशिश की, पर वो ठीक से कुछ बोल नहीं पाती थी। साहब वो तो अपना नाम तक नहीं बता पाई मुझे। तो उसका नाम मुन्नी नहीं है? नहीं साहब, उसे मुन्नी नाम मैंने ही दिया था। पर कसम से साहब मैं उसका बुरा नहीं चाहती थी। मैंने अजय ढाबा पे भी उसे काम पे सिर्फ इसलिए लगवाया था ताकि वो 2 वक्त की रोटी खा सके और मुझे भी कुछ पैसा मिल सके। तो उसको बाल मजदूरी में झोंक के उसका भला कर रही थी? अरे साहब बुरा तो उस आदमी ने किया है उसके साथ, जो उसे वहाँ सड़क पर अकेला छोड़ गया। कौन था वो आदमी? मैंने चेहरा तो ठीक से देखा नहीं, पर हाँ साहब उसकी मोटरसाइकिल पे जो नंबर प्लेट लगी थी ना, वो कुछ नीली लाल, हाँ कुछ इसी रंग की थी, ठीक वैसी जैसे आप लोग की गाड़ी पे लगी होती है। क्या नंबर था उसकी मोटरसाइकिल का? साहब अब पूरा नंबर तो ठीक से याद नहीं है, पर शुरुआत का कुछ UP 80 और आखिरी के 2 नंबर कुछ 5 4
54 ऐसे ही कुछ था। बाल मजदूरी वो अमानवीय अपराध है जो पिछले कई दशकों से हमारे समाज पर एक धब्बे की तरह से चमक रहा है, और इसको बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। हमने अक्सर कई मुन्नी और अनजान को देखा है, लेकिन अपनी निजी व्यस्तता के कारण गलत को सही करने की जिम्मेदारी से हमेशा चूक जाते हैं। और ढाबे के आसपास के लोग भी पिछले 1 साल से अपनी जिम्मेदारी से चूक रहे थे, इसीलिए तो प्रताप का अपराध सामने नहीं आया। सर यूपी 80 आगरा के व्हीकल्स का इनिशियल नंबर है। वैसे क्या लगता है आपको, ये शीला सच बोल रही होगी? ये शीला और प्रताप दोनों के बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता करो, दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, और मान लो अगर शीला सच बोल रही है तो जो आदमी मुन्नी को 1 साल पहले छोड़कर गया था, क्या ये वही इंस्पेक्टर चाचा होगा जिसके बारे में मुन्नी बात कर रही है? और ये भी पता करो कि आगरा में वाकई कोई ऐसा पुलिस वाला है जिसकी बाइक का नंबर आखिर में 54 है। सर, इंस्पेक्टर चाचा का पता करने के लिए पुलिस शीला के बयान की पुष्टि कर रही थी, और वो बयान जल्द ही मुन्नी के अतीत के कई राज खोलने वाला था। सर, यूपी 80 AD 2654 नंबर की एक बाइक है। ये बाइक आगरा के कांस्टेबल पीयूष दुबे के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये उसकी फोटो। मुन्नी बेटा, देखो इस फोटो को ध्यान से। क्या यही तुम्हारे इंस्पेक्टर चाचा हैं? बेटा, क्या ये वही इंस्पेक्टर चाचा है जो अनजान को ले गए थे? सर, मुन्नी तो कुछ बोल ही नहीं रही है। कहीं ये शीला हमसे झूठ तो नहीं बोल रही है? नहीं राजीव, ये मुन्नी पीयूष दुबे को पहचानती तो है। देखा नहीं कैसे पीयूष की फोटो देखकर वो सोच में पड़ गई थी? इस पीयूष से भी मिलना पड़ेगा। सर, मुझे मत मार, जाने 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 दो। मैं देखती हूँ। कांस्टेबल पीयूष दुबे यहीं रहते हैं? जी। जय हिंद सर, मैं ही पीयूष दुबे हूँ। पीयूष, हम मथुरा मयूर विहार थाने से आए हैं, तुमसे एक केस के सिलसिले में बात करनी है। जी बिल्कुल, अंदर आइए सर। आइए सर, चाय बना लें। बैठिए सर। पीयूष, इस बच्ची को पहचानते हो? नहीं सर। और इस लड़के को? नहीं सर, लेकिन ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? पहले तुम हमारे सवालों का जवाब दो, फिर हम तुम्हारे सवालों का जवाब देंगे। इस आदमी को पहचानते हो? पता नहीं सर, लेकिन मुझसे क्यों? पीयूष, इस आदमी का 4 अक्टूबर की रात मथुरा में अजय ढाबे पे मर्डर हो गया, और जिस रात इसका मर्डर हुआ। चल इंस्पेक्टर चाचा, प्लीज मैं चलूंगा, मुझे तो छोड़ दो। चल इंस्पेक्टर चाचा। ये बच्चा अनजान उस दिन से गायब है, जानते हो? नहीं सर। सर, पीयूष ने तो मुन्नी और अनजान को पहचानने से साफ मना कर दिया। राजीव, जिस तरह से मुन्नी पीयूष की फोटोग्राफ्स देखकर रिएक्ट कर रही थी, उससे तो ये लगता है कि वो पीयूष को जानती है। ये पीयूष की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, आसपास भी अच्छी तरह से पूछताछ करो। सर।
मुन्नी, खाना क्यों नहीं खाया? अरे ये क्या कर रही हो? मुन्नी का बचपन जिस अपराध की भेंट चढ़ा था, उसका खौफ मुन्नी के दिलो दिमाग में अब तक कायम था। लेकिन नताशा और मुन्नी के साथ ढाबे पर काम कर रहे अनजान के साथ क्या हो रहा था, और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन था? साहब, इस लड़के को तो कभी देखा नहीं, पर हाँ, ये नताशा जैसी दिखती है। नताशा? जी। नताशा कौन? बोलो राजीव। सर, कांस्टेबल पीयूष दुबे के पड़ोसियों ने मुन्नी को आइडेंटिफाई कर लिया। मुन्नी का असली नाम है नताशा दुबे। नताशा दुबे? यस सर, वो पीयूष की बेटी है। सगी तो नहीं है, अडॉप्टेड है। सर, उस दिन मैं घबरा गया था, इसलिए आप लोगों से झूठ बोला। तेरा झूठ तो सामने आ गया, अब अपना क्राइम भी एक्सेप्ट कर ले। सर, ना ही मैं इस लड़के को जानता हूँ, ना ही इस आदमी को, लेकिन हाँ, 4 साल पहले मैंने और मेरी वाइफ ने एक एनजीओ से नताशा को अडॉप्ट किया था। सर, हमने नताशा को बेटी तो बना लिया, लेकिन नताशा ने हमें कभी नहीं अपनाया, हमेशा गुमसुम रहती थी। उसी बीच हमें हमारा बेटा हो गया, और धीरे धीरे नताशा से हम लोगों का लगाव कम होता चला गया। मतलब जब अपना बेटा हुआ तो उसे छोड़ दिया? मैं आ रहा हूँ ना, 2 मिनट में आ रहा हूँ, आपके लिए चॉकलेट लेके आ रहा हूँ, ठीक है? मैं मानता हूँ कि मैंने उसके साथ ठीक नहीं किया, लेकिन हमें डर लगने लगा था कि कहीं नताशा का असर हमारे बेटे पे ना पड़े। साहब, नताशा जैसे जैसे बड़ी हो रही थी, कुछ अजीब सा रिएक्ट करने लगी थी। कैसे रिएक्ट करने लगी थी? साहब, उसे बोलने में प्रॉब्लम थी, कई दिनों तक नहाती नहीं थी। क्यों? क्योंकि पानी से डर लगता था, फोबिया था। पानी का फोबिया? हाँ सर। अरे चलो, नहाना है, चलो। फिर हमें लगा कि हम लोग इसे नहीं संभाल पाएंगे, और इसलिए जब मन किया तो उसे बेटी बना लिया, और जब मन भर गया तो उसे रास्ते पे छोड़ दिया। 4 अक्टूबर की रात तो मथुरा में अजय ढाबे पर गया था। क्यों? नताशा को बेचने के लिए कोई ग्राहक मिल गया था? नहीं सर, मैंने उसके बाद नताशा को कभी नहीं देखा। सर, इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं पता सर। एक्सक्यूज मी सर। हाँ राजीव। सर, मैंने चेक किया है, पीयूष का अनजान से या उस आदमी से कोई कनेक्शन नहीं है जिसका मर्डर हुआ है। सर, वैसे भी नताशा पीयूष की बेटी है, वो उसे इंस्पेक्टर चाचा क्यों बुलाएगी? लेकिन राजीव, इतना तो तय है, उस रात अजय के ढाबे पे कोई ना कोई इंस्पेक्टर चाचा तो था जो अनजान को लेकर गया, और जिसे नताशा ने विटनेस भी किया। रही बात अब इस पीयूष दुबे की, इसने पहले भी हमसे सच छुपाया है। हो सकता है ये पीयूष अनजान के बारे में भी जानता हो, और उस आदमी के बारे में भी जिसका मर्डर अजय के ढाबे पे हुआ था। इस केस में पीयूष दुबे एक ऐसा अपराधी बनकर सामने आया जिसने 4 साल पहले नताशा और मुन्नी को पिता का नाम तो दिया, लेकिन उसे वो भविष्य नहीं दे पाया जिससे नताशा जैसे बच्चे अक्सर वंचित रह जाते हैं। ऐसे बच्चों का भला तभी हो पाता है जब उनको अपना बनाने से ज्यादा उन्हें अपनापन दिया जाए। पीयूष ने नताशा के साथ रिश्ता जोड़कर भी उसे एक ऐसे मझदार में छोड़ दिया जहां सिर्फ और सिर्फ उसका शोषण हुआ। लेकिन नताशा और मुन्नी के साथ ढाबे पर काम कर रहे अनजान के साथ क्या हो रहा था, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए पुलिस ने उस एनजीओ में जाने का फैसला किया जहां 4 साल पहले तक नताशा उर्फ मुन्नी रह रही थी। जी हाँ, पीयूष ने नताशा को हमारे एनजीओ से ही अडॉप्ट किया था। तो नताशा जब आपके एनजीओ में थी तब भी उसका नाम नताशा ही था? जी नहीं, ये नाम हमने उसे दिया था। दरअसल 5 साल पहले नताशा को एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गैंग से रेस्क्यू किया गया था, और वो ठीक से बोल नहीं पाती थी, तो वो अपने बारे में कुछ बता नहीं पाई। ये फोटो देखिए, कि इस लड़के को भी रेस्क्यू ऑपरेशन से लाया गया था? जी नहीं। ये नताशा को कौन से गैंग से रेस्क्यू किया गया था? फिरोजाबाद की कोई बूबा बेगम थी। इंस्पेक्टर शशिधर ने नताशा और दूसरे बच्चों को उसके यहाँ से छुड़वाया था। इंस्पेक्टर शशिधर? जी हाँ,
इंस्पेक्टर शशिधर ने नताशा के साथ 5-6 बच्चों को हमारे एनजीओ में ही रखवाया था। पीयूष से हम नताशा के बारे में फ़ोन पर पूछा करते थे, पर हमें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि एक पुलिस वाला होने के बावजूद भी उसने नताशा के साथ इतना बुरा किया। इससे तो अच्छा होता कि इंस्पेक्टर शशिधर यदि सिंगल नहीं होते तो वो नताशा को अडॉप्ट कर लेते। तो आप कहना चाहते हैं इंस्पेक्टर शशिधर नताशा को गोद लेना चाहते थे? जी हाँ, वो अक्सर मिलने आया करते थे और नताशा से उन्हें काफ़ी अटैचमेंट हो गया था। उनकी वाइफ गुजर गई थी और एज़ पर रूल कोई सिंगल मेल किसी फीमेल को अडॉप्ट नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर शशिधर हमेशा कहते थे यदि उनकी पत्नी जीवित होती तो नताशा को अपने साथ ही ले जाते। ये इंस्पेक्टर शशिधर हैं कौन से थाने में? फिरोजाबाद थाने में। जी हाँ, इंस्पेक्टर शशिधर ने 5 साल पहले एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग गिरोह का पर्दाफाश किया था। उस गिरोह की सरगना बूबा बेगम अब नोएडा जेल में है। और इंस्पेक्टर शशिधर? जब बूबा बेगम पुलिस कस्टडी में थी तो इंस्पेक्टर शशिधर को सस्पेंड कर दिया गया था। पानी से डरने वाली नताशा और मुन्नी ऐसे कई बुरे हादसों से गुजरी थी जहां उस मासूम को प्यार नहीं बल्कि सिर्फ गुस्से से दुत्कारा जाता था। ये केस धीरे धीरे उसकी जिंदगी के उस अतीत के पन्ने खोल रहा था जहां हर पड़ाव पर एक नया चेहरा, एक नया नाम उसकी आपबीती बता रहा था। और इनमें से एक नाम सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज का भी था। क्या नताशा के साथ इतना सब कुछ हो गया? और वो कौन था जिसने उसे अडॉप्ट किया था? कांस्टेबल पीयूष दुबे। नताशा को आपने 5 साल पहले बूबा बेगम के अड्डे से छुड़ाया था ना? जी हाँ, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि नताशा और उसके साथ के कुछ बच्चे बूबा बेगम के पास ट्रैफिकिंग के लिए लाए गए थे। मैंने बूबा बेगम के अड्डे पर रेड मारी थी। पकड़ो इन्हें। नताशा और उसके साथ के बच्चों को नशीली दवाएं देकर रखा जाता था। बच्चों के बारे में हमने अखबार में इश्तहार भी दिया था। कुछ बच्चों के पेरेंट्स आए और उन्हें लेकर चले गए, लेकिन नताशा को लेने के लिए कोई नहीं आया। लेकिन आपको नहीं लगता कि आपकी वजह से इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई? आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि वो बच्चे कहां से लाए गए थे इसके बारे में बूबा बेगम का राइट हैंड जाकिर ही जानता था और वो आपकी कस्टडी में मारा गया। जाकिर इसलिए मारा गया क्योंकि वो सच नहीं उगल रहा था, इसलिए नहीं कि मैं उसे मारकर उस गिरोह के मास्टरमाइंड को बचा रहा था। लेकिन एलिगेशंस तो आप पे लगे ही थे। वो एलिगेशंस झूठे थे। अगर मुझे सस्पेंड न किया गया होता ना तो मैं बूबा बेगम से भी सच उगलवा लेता। लेकिन बूबा बेगम को तो जेल हो गई थी। लेकिन नताशा के पेरेंट्स तो नहीं मिले ना, और जिसने उसे अडॉप्ट किया उसने उसे उसी हाल में छोड़ दिया जिस हाल से मैंने उसे निकाला था। लगता है आप नताशा को लेकर कुछ ज़्यादा जज्बाती हैं। अच्छा ये बताइए, 4 अक्टूबर को आप कहाँ थे? 4 अक्टूबर? लेकिन ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि 4 अक्टूबर की रात मथुरा में अजय ढाबे पे इस आदमी का मर्डर हुआ था। इस आदमी के साथ वहाँ एक और आदमी था जिसे नताशा ने इंस्पेक्टर चाचा कह के विटनेस किया था। कहीं वो आप ही तो नहीं है? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? जी हाँ। अगर आप 4 अक्टूबर की रात मथुरा ढाबे पे गए थे तो इस लड़के को भी जानते होंगे। कहाँ है ये लड़का? देखिए ना, तो मैं इस लड़के को जानता हूँ और ना ही उसे जिसका मर्डर हुआ है। देखिए फिर भी हम अपनी तसल्ली करना चाहते हैं। आपको हमारे साथ चलना होगा। नताशा से आपकी पहचान करवानी है। सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज क्या वो इंस्पेक्टर चाचा था? पुलिस चाइल्ड ट्रैफिकिंग की सरगना बूबा बेगम से भी जेल में मिलने की औपचारिकताएं निभा रही थी, जो नताशा और मुन्नी की जिंदगी से जुड़े कुछ ऐसे हादसों की हमराज थी जो अभी तक सामने नहीं आए थे। लेकिन फिलहाल नताशा और मुन्नी द्वारा शशिधर भारद्वाज की पहचान करवाई जा रही थी। नताशा, कितनी बड़ी हो गई तू बेटा, कितनी बड़ी हो गई है तू। मेरा बच्चा, मुझे पहचाना बेटा? हाँ, मैं तुमसे मिलने आता था, तुम्हें चॉकलेट देता था। याद आया बेटा? याद करो बेटा, याद करो मेरी बच्ची।
ने शशिधर को इंस्पेक्टर चाचा कह के तो आइडेंटिफाई नहीं किया, लेकिन इतना जरूर है कि मुन्नी शशिधर को पहचानती है। शशिधर के अलावा ऐसा कौन होगा जिसे मुन्नी इंस्पेक्टर चाचा कह के बुलाए? लेकिन सर मैंने शशिधर के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, 4 अक्टूबर को उसकी मोबाइल की लोकेशन मथुरा की नहीं थी। सर जब हमने नोएडा जेल में बूबा बेगम से मिलने की परमिशन मांगी तो पता चला 1 महीने पहले उसे पैरोल पे छोड़ दिया गया और उसके बाद से वो अंडरग्राउंड है। सर नोएडा पुलिस उसे ढूंढ रही है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग की एक्यूज बूबा बेगम अंडरग्राउंड थी और उसके गायब होने की यह थ्योरी भी बनाई जा रही थी कि कहीं उसका कनेक्शन जिसमें अनजान गायब था। आखिर उस रात मर्डर किसका हुआ था और ये इंस्पेक्टर चाचा कौन था? ये सवाल अब भी वैसे के वैसे बने हुए थे और मथुरा पुलिस नोएडा पुलिस के साथ मिलकर बूबा बेगम तक पहुंचने की लीड तलाश रही थी। और तभी सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर शशिधर भारद्वाज एक सूचना के साथ मथुरा पुलिस से मिलने पहुंचे। बूबा बहुत ही पहुंची हुई चीज है। भले ही वो खुद जेल में थी, लेकिन उसका फैलाया हुआ चाइल्ड ट्रैफिकिंग का नेक्सस एक्टिव था। ये बूबा कहाँ होगी? इसका कोई हिंट? मेरे पुराने खबरियों ने बताया है कि बूबा दिल्ली के यमुना बाजार में है। राजीव, वही है। लेके चलो। हम कोनो क्राइम व्राइम करके नहीं भाग रहे थे साहब, हम तो इसलिए भाग रहे थे ताकि फिर से जेल ना जाना पड़े। तो तू नहीं बताएगी ये कौन है? हम नहीं जानते ये कौन है। नताशा को तो जानती है, इसे कहां से उठाया था? ये शायद हमारी आखिरी लौट थी साहब। इसको हम नहीं, इसको हमारा आदमी जाकिर उठाया था। लेकिन जाकिर ने तो इंस्पेक्टर शशिधर को कुछ नहीं बताया था। इसमें हम क्या कर सकते हैं साहब, हम नहीं जानते इस बारे में। ये अनजान तेरा आदमी इस बच्ची के साथ इस लड़के को भी उठाने आया था ना? साहब हमने कहा ना, हमने कुछ नहीं किया। चल बोल। साहब हमने कहा ना, हमें जितना पता था बता दिया आपको, हमें कुछ नहीं पता। सर बूबा बेगम तो वहीं की वहीं है, कुछ उगल ही नहीं रही है। ये बूबा बेगम के नोएडा जेल से पैरोल पर निकलने के बाद वो कहाँ थी, क्या कर रही थी, सारी एक्टिविटीज पता करो। सर इंस्पेक्टर शशिधर आपसे मिलना चाहते हैं। चलो। मुझे ये तो नहीं पता कि बूबा अनजान या फिर उस आदमी के बारे में क्या जानती है जिसका मर्डर हो गया, लेकिन मैं अभी श्योर हूं बूबा ये जरूर जानती है कि 5 साल पहले उसने नताशा को कहां से उठाया था। बस आप मुझे एक बार उससे मिलवा दीजिए, मैं उससे सब उगलवा लूंगा। देख बूबा, तू तो अब सारी जिंदगी इस जेल में सड़ने वाली है, कम से कम उस बच्ची की जिंदगी तो सवार दे। बता मुझे किसने और कहां से उठाया था नताशा को, बोल। साहब उसको जाकिर नहीं उठाया था। अगर जाकिर ने उठाया होता तो उसका जनाजा उठने की नौबत ना आती, वो पहले सब कुछ उगल देता। लेकिन अब तू बता, सच बताएगी या फिर तेरा भी मैं वही हाल करूं जो जाकिर का किया था? साहब मैंने अगर बता दिया ना नताशा को किसने उठाया था तो मेरा जनाजा तो ऐसे ही उठ जाएगा। इसका मतलब तू जानती है, बोल किसने उठाया नताशा को? लेकिन मैं उसका नाम नहीं बता सकती, बहुत डेंजर आदमी है। ऐसा कौन है जो तेरे लिए डेंजर है? चल बता, किसने उठाया नताशा को, बोल। साहब हम आपको ये बता सकते हैं कि उसको कौन से एरिया से उठाया था, लेकिन किसी का नाम वाम मत पूछना, नहीं तो हम दुनिया से उठ जाएंगे। देख बूबा। शशिधर चल बता, नताशा को कब और कहां से उठाया गया था? करीब 6 साल पहले दिल्ली में यमुना के पुराने पुल के पास से उठाया था उसको। बूबा बेगम के बयान के आधार पर पुलिस ने दिल्ली ट्रांस यमुना के थानों की मिसिंग कंप्लेंट्स को खंगालना शुरू किया और वहीं उस शख्स की पहचान भी पता करने की कोशिश की जाने लगी जिसके खौफ में बूबा बेगम अपने उस राजदार का नाम लेने से भी डर रही थी। आशीष बोलो। सर 6 साल पहले दिल्ली के शकरपुर पुलिस स्टेशन में बबली नाम के लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। कंप्लेंट उसके माँ बाप ने की थी, लेकिन लड़की का अभी तो कुछ पता नहीं चला। और 6 साल पहले उसके माँ बाप ने जो फोटो दी थी वो नताशा की उस वक्त की फोटो से मैच करती है जब वो एनजीओ में थी। इसके पेरेंट्स हैं कहाँ पर? सर शकरपुर में ही रहते हैं। हाँ राजीव बोलो। सर बूबा बेगम का एक दामाद है, नाम है फिरोज। जब से बूबा अंदर थी फिरोज ही उसका धंधा संभाल रहा था।
बूबा का पेरोल भी फिरोज नहीं करवा था। और सर ये भी पता चला है कि पिछले 1 साल से फिरोज दिल्ली में रहता था, लेकिन जब से बूबा अंदर गई है फिरोज भी अंडरग्राउंड है। राजीव, हो सकता है मुन्नी को फिरोज नहीं उठाया हो और बूबा फिरोज को इसलिए बचा रही है क्योंकि वो उसका दामाद है। पता करो कि ये फिरोज है कहाँ पर इस वक्त। जैसे ही मिले इसे थाने लेकर आओ। सर ये हमारी बबली। ये नताशा की करंट फोटोग्राफ है। आप लोगों के बबली की मिसिंग कंप्लेंट फाइल कराने के बाद नताशा ऐसी दिखती थी। शायद ये बबली ही हो। लेकिन सर आप श्योर हैं कि ये हमारी बबली है? हाँ साहब, हमें झूठी उम्मीद मत दीजिएगा, क्योंकि पिछले 6 साल में हम कई ऑफिसर से मिल चुके, लेकिन बाद में यही पता चलता कि वो जिसकी बात कर रहे होते थे वो हमारी बबली नहीं होती थी। देखिए, ये आपकी बेटी बबली है या नहीं ये तो डीएनए टेस्ट से ही कंफर्म हो पाएगा। हमें आप दोनों का डीएनए टेस्ट करवाना होगा। ठीक है सर। अनजान को किसने कैद कर रखा था, ये राज अब बहुत जल्द सामने आने वाला था और उस आदमी की पहचान भी पता चलने वाली थी जिसकी, और इसी दौरान पुलिस को बूबा बेगम के दामाद फिरोज की एक इंफॉर्मेशन मिली। क्या रे फिरोज, तेरी सास तो बहुत डरती है तेरे से। ऐसा क्या खौफ पैदा कर रखा तूने उस पर? साहब डरता तो मैं उससे हूँ। जब से उसकी बेटी के साथ मेरी शादी हुई मेरी तो पूरी जिंदगी खराब हो गई साहब। साहब, अपनी बेटी का घर बचाने के लिए हम 6 साल से जेल में सड़ रहे हैं और वो कमीना इतनी आसानी से पकड़ में आ गया। मतलब 6 साल पहले फिरोज ने ही नताशा को उठाया था? हाँ साहब, लेकिन मैं किसी अनजान को नहीं जानता और ना ही कभी मैं मथुरा गया, ना ही किसी का मर्डर किया साहब। हाँ आशीष। सर, कोसी पुलिस से अनजान के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिली है। कोसी पुलिस ने अनजान को एक फार्म हाउस से छुड़वाया था जहाँ पे उसे हाउस अरेस्ट करके रखा गया था। हाउस अरेस्ट? हाँ सर। मुझे जाने दो प्लीज, छोड़ दो, जाने दो मुझे। साहब मैंने जो आपको फोन किया था ना, इधर है सब, इधर है सारे कैसे। पकड़ इसको पकड़। अरे वो तो इधर। अरे क्या हुआ क्या? अरे साहब अंदर किधर है? अरे क्या हुआ क्या भाई? क्या साहब, मैं रेलवे स्टेशन पे भीख मांगा करता था और एक दिन इंस्पेक्टर चाचा ने मुझे अरेस्ट कर लिया और एक एनजीओ में लेके गए। तो तुम कांस्टेबल गोविंद को इंस्पेक्टर चाचा कह के बुलाते हो, जो तुम्हें एनजीओ में लेके गया था? हाँ साहब, लेकिन वो एनजीओ वाले मुझे फिरंगी लोगों के पास भेजते थे और वो मेरे साथ लेकिन साहब मैं वहां से भागा और प्रताप बाबूजी के ढाबे पे काम करने लगा। वहां मेरी दोस्ती मुन्नी से हुई। मुन्नी बहुत अच्छी है साहब, लेकिन एक दिन उस एनजीओ के आदमी ने मुझे ढाबे पे देख लिया। यही था वो आदमी? क्या हुआ था उस रात? इंस्पेक्टर चाचा, मैंने उनको बोला
मुन्नी को मत लेके जाओ। वो मान गए, फिर मैं उनके साथ चला गया। आवाज बंद कर, सीधा जेल में डालूंगा नहीं। चल। आंकड़े बताते हैं कि भारत में हर आधे घंटे में एक बच्चे का शारीरिक शोषण होता है और अनजान भी ऐसे ही अपराध का विक्टिम था, जो उन संस्थाओं की भूमिका पर भी सवाल उठाता है जहां दिखावा तो बच्चों की भलाई करने का किया जाता है, लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। 4 अक्टूबर की रात को ढाबे पर हुआ मर्डर अपने फैसले की कगार पर था, लेकिन नताशा और मुन्नी क्या वाकई में मोहित और माया की बेटी बबली थी? साहब, आपने बताया नहीं कि हमें क्यों बुलाया है। डीएनए रिपोर्ट्स आ गई है क्या? हाँ, रिपोर्ट आ गई। नताशा ही आपकी बेटी बबली है। नताशा हमारी बबली? जानते हो उस आदमी को? इसी आदमी ने बबली को उबा के अड्डे पे छोड़ा था। हाँ तो उसे मारिए ना साहब, हमें क्यों मार रहे हैं? माना कि इसने बबली को बेचने की कोशिश की थी, लेकिन इसने बबली को बचाया भी था, जबकि तुमने बबली को जान से मारने की कोशिश की थी। मेरा काम धंधा भी बैठा हुआ था, बबली के 2 भाई और थे, सबका खर्चा चलाना बड़ा मुश्किल हो रहा था, और ऊपर से बबली के बोलने की भी प्रॉब्लम थी। तेरी वजह से वो बेचारी नन्ही सी बच्ची पिछले 6 साल से इधर से उधर पता नहीं क्या क्या सहती रही। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे माँ बाप को। सर, मीरा को इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था। बबली, बबली मेरी बच्ची। अपनापन ऐसा एहसास है जो हमें गैरों से भी मिल सकता है, लेकिन अगर हमारे अपने ही हमारे अपनेपन से वंचित रह जाएं, तो नजदीकियां भी हमें अपनों से दूर कर देती हैं। कुछ हिंसक जानवर ऐसे होते हैं जो पैदा होते ही अपने बच्चों को खा जाते हैं, लेकिन इंसान वो तो लिंग भेद करके भ्रूण हत्या तक कर देता है। पर मुन्नी के पिता मोहित ने तो उसे 4 साल तक पाला था। 4 घंटे के सफर के बाद तो अजनबी भी दोस्त बन जाते हैं, तो फिर एक बाप के लिए वो बेटी कैसे गैर हो सकती थी जिसके साथ उसने 4 साल गुजारे थे। बच्चे हमारे परिवार, समाज और देश की धरोहर हैं। इनकी सुरक्षा, शिक्षण, पालन पोषण की जिम्मेदारी हम सबकी है। अगर हम अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाएं तो तस्वीर बदल सकती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सवा केक को सीख हम सबको। जय हिंद। कोई बच्चा कमजोर नहीं होता, उन्हें कमजोर समाज, परिवार या माता पिता बनाते हैं। डांट नहीं, बात करें। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।